नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉलेज एग्जाम पर। और तो आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस की पेट 2023 की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एस की पेट 2023 की टेस्ट सीरीज तो है ही, लेकिन इसमें विभिन्न एग्जामों में होने वाले जैसे कि यूपी PCS, यूपी बिहार PCS, हरियाणा PCS आदि एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी समाहित किया गया है, ताकि इसमें आप बहुत कुछ नया सीखेंगे और पुराने क्वेश्चन के पैटर्न को भी आप पकड़ पाएंगे। चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट में प्रश्न संख्या 1 है, भारत के उत्तर के दक्षिण की लंबाई कितनी है? 1 2933 किलोमीटर, 2 3214 किलोमीटर, 3 6100 किलोमीटर, 4 7161.6 किलोमीटर। तो भारत के उत्तर की दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। दोस्तों, आज के टेस्ट बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होने वाला है और इसीलिए आप टेस्ट के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7161.6 किलोमीटर है। दोस्तों, पूरे टेस्ट में चारों ऑप्शन को समझाया जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 1 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 2 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 3 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 4 30 डिग्री। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर के 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर के 35 डिग्री 4 मिनट उत्तर है। और देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। और अक्षांशीय देशांतर विस्तार का अंतर 30 डिग्री है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट की लंबाई कितनी है? 1 12 समुद्री मील, 2 24 समुद्री मील, 3 200 समुद्री मील, 4 876 किलोमीटर। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट की लंबाई 12 समुद्री मील है, जहाँ पे भारत का अधिकार है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और संलग्न क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ भारत सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है एवं उसका वित्तीय अधिकार प्राप्त है, और इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है तट से। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी विशेष आर्थिक जोन, जहाँ पे सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। इसकी लंबाई 200 समुद्री मील है और 1 समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होता है। और दक्षिण बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? 1 महाराष्ट्र, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 मध्य प्रदेश, 4 हरियाणा। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है और सबसे कम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है और सबसे अधिक मध्य प्रदेश है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हैं? 1 8 राज्य, 2 9 राज्य, 3 10 राज्य, 4 20 राज्य। तो भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। ये 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और भारत के 10 राज्य हैं जो हिमालयी राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। ये सारे 10 राज्य हिमाचल प्रदेश हिमालयी राज्य हैं। और भारत के 20 राज्य जो लैंडलॉक्ड राज्य हैं वो 20 हैं। इसमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये 5 राज्य ऐसे लैंडलॉक्ड हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। बाकी 15 के राज्य ऐसे स्थलबद्ध है यानी कि लैंडलॉक्ड हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के स्पर्श करती है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा भारत के सबसे कम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 1 चीन, 2 नेपाल, 3 बांग्लादेश, 4 भूटान। दोस्तों वैसे अब अफ़गानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख से स्पर्श करती है, लेकिन अफ़गानिस्तान इसमें नहीं है, तो दिए गए विकल्प में से भूटान की सीमा भारत के सबसे कम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है। ये केवल 4 राज्यों से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों से भूटान की सीमा लगती है। बाकियों की सीमा चीन, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा 5-5 राज्यों से लगती है। चीन से लगने वाले 5 भारतीय राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के 5 राज्य हो गए जो चीन से जिनकी सीमा स्पर्श करती है। नेपाल के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न संख्या 7 है, रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी सीमा रेखा है? 1 हिंडनबर्ग, 2 ओडरनीस, 3 मैनरहीन, 4 मैगिनोट और फीज फायर। भारत और रूस और फिनलैंड के बीच में मैनरहीन सीमा रेखा है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। और ओडरनीस पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। मैगिनोट, इसको फीज फायर भी बोलते हैं, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा की रेखा है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1 699 किलोमीटर, 2 1643 किलोमीटर, 3 1751 किलोमीटर, 4 3323 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और 699 किलोमीटर भारत और भूटान की सीमा रेखा की लंबाई है। 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा है। और 3323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। और लगभग 200 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। प्रश्न संख्या 9 है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 1 जॉर्ज लेमिंतर, 2 कोपरनिकस, 3 टोलमी, 4 एडविन हब्बल। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमिंतर ने किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। इन्होंने 1894 से 96 के बीच में बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और ये बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंतर बेल्जियम के रहने वाले थे। कोपरनिकस पोलैंड के रहने वाले थे। और कोपरनिकस ने आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को। और इन्होंने ये सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सिद्धांत कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। और टोलमी मिस्र के रहने वाले हैं। और इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एडविन हब्बल, इन्होंने 1920 में ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, इस बात को इन्होंने एडविन हब्बल ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 10 है, जॉन गैले ने 1846 में किस ग्रह की खोज की? 1 यूरेनस या अरुण, 2 नेपच्यून या वरुण,
3 बृहस्पति, 4 फनी। तो जॉन गैले ने 1846 में नेपच्यून या वरुण नामक ग्रह की खोज की थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। तो नेपच्यून या वरुण सबसे ठंडा ग्रह है और इसको हरा ग्रह भी बोलते हैं। यूरेनस और नेपच्यून की खोज हर्शेल ने 1781 में की थी। और यूरेनस या अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं और बृहस्पति ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति केवल वायुमंडल से बना हुआ है, यानी बृहस्पति में केवल वायु की परत है और इस पर पीले रंग की पट्टियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न और शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है और शनि के चारों ओर 4 रिंग्स पाए जाते हैं, 7 रिंग्स पाए जाते हैं, यानी कि घेरे। और इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। शनि और मंगल के बीच में ही क्षुद्र ग्रह की पट्टियाँ पाई जाती हैं। और शनि उल्टा भी अपनी मतलब वो पूरब से पश्चिम की दिशा में भ्रमण करता है। शनि और शुक्र। प्रश्न संख्या 11 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1 अगस्त 1920, 2 31 अगस्त 1920, 3 5 फरवरी 1922, 4 12 फरवरी 1922। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और महात्मा गांधी 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में और इसमें 22 सिपाहियों की मौत हुई थी। और इसी से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया था। प्रश्न संख्या 22 है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 1 सिकंदराबाद, 2 भुवनेश्वर, 3 जबलपुर, 4 बिलासपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है और भुवनेश्वर में पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय है और बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 13 है, ब्रॉड गेज की लंबाई क्या है? 1 0.762 मीटर, 2 1 मीटर, 3 1.76 मीटर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो ब्रॉड गेज की लंबाई 1.676 मीटर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और 0.762 मीटर नैरो गेज की लंबाई है और 1 मीटर मीटर गेज की लंबाई है। प्रश्न संख्या 14 है, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पुनः समझौता कब हुआ? 1 7 अप्रैल 1934, 2 24 सितंबर 1932, 3 5 मार्च 1931, 4 12 मार्च 1930। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में पूर्ण समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था पुणे के यरवदा जेल में। लेकिन इसमें अंबेडकर के हस्ताक्षर नहीं थे, गांधी और मदन मोहन मालवीय के हस्ताक्षर थे। तो सॉरी, इसमें गांधी के हस्ताक्षर नहीं थे, अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के हस्ताक्षर थे, गांधी के हस्ताक्षर नहीं थे इसमें। और प्रश्न संख्या 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी ने 11 सूत्री की डिमांड रखी थी इरविन के सामने। गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जब गांधी जी तैयार नहीं थे तो इरविन ने गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी की 11 सूत्रों पर विचार विमर्श किया था, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा शुरू की, जो कि 388 किलोमीटर थी। साबरमती से दांडी की यात्रा 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने शुरू किया था। और गांधी जी ने 5 अप्रैल 1930 को 21 दिन की यात्रा के बाद 5 अप्रैल 23 दिन की यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी नामक ज़िले में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था।
प्रश्न संख्या 15 है, गांधी को बापू की उपाधि किसने दिया? 1 विंस्टन चर्चिल, 2 रविन्द्रनाथ टैगोर, 3 सुभाष चंद्र बोस, 4 जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी ने को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा था, महात्मा की उपाधि दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। प्रश्न संख्या 16 है, धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है? 1 27 दिन 8 घंटा, 2 88 दिन, 3 76 वर्ष, 4 13 बिलियन वर्ष। तो धूमकेतु 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है। और ब्रह्मांड की आयु लगभग 13 बिलियन वर्ष है। प्रश्न संख्या 17 है, स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ थे? 1 कलकत्ता के नोआखाली में, 2 पूना के आगा खां पैलेस में, 3 दिल्ली के बिरला भवन में, 4 दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कलकत्ता के नोआखाली में थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और 9 अगस्त 1942 को खिलाफत आंदोलन के समय, खिलाफत आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चालू हुआ था और मुंबई के ग्वालियर टैंक से चालू हुआ था। और 9 अगस्त 1942 को गांधी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, शाम को 4 बजे। 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1904 में गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इस तरीके से हम चारों विकल्प आपको करवा रहे हैं। कहने के लिए तो 25 प्रश्न हैं, लेकिन आपके इसमें लगभग 100 प्रश्नों को कवर किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 18 है, गांधी के नवजीवन समाचार पत्र का संपादन कब किया गया? 1 1903, 2 1919, 3 1925, 4 1933। तो गांधी ने नवजीवन समाचार पत्र का संपादन 1925 में गुजराती भाषा में किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और 1903 में गांधी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में निकाला था। और 1919 में गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा में निकाला था। 1933 में गांधी जी ने द ग्रीन पैम्पलेट और राजकोट में हरिजन नामक समाचार पत्र निकाला था। प्रश्न संख्या 19 है, भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 1 12,000 किलोमीटर, 2 24,000 किलोमीटर, 3 30,000 किलोमीटर, 4 36,000 किलोमीटर। तो भू स्थिर उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 20 है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 1 149.6 मिलियन किलोमीटर, 2 155.6 मिलियन किलोमीटर, 3 158.6 मिलियन किलोमीटर, 4 165.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 21 है, गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया? 1 1888 में, 2 1893 में, 3 1894 में, 4 1910 में। तो गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और 1888 में गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे और 1891 में 3 साल बाद वकालत पढ़ के गांधी जी इंग्लैंड से वापस आ गए थे। 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 1910 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 22 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 1 हाजीपुर, 2 मालेगांव, 3 मुंबई वीटी, 4 कोलकाता।
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। मालेगांव में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है और मुंबई बीटी में मध्य रेलवे का मुख्यालय है और कोलकाता में पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 23 है, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? 1 1890, 2 1924 25, 3 1950, 4 1994। तो रेल यात्री बीमा योजना 1994 में लागू किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। 1890 में पहला रेल अधिनियम बना था। 1924-25 में रेल बजट को सामान्य बजट के अलग किया गया था और 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, सामोसी विद्रोह कब से कब तक था? 1 1822 से 1829, 2 1820 से 1821, 3 1821 से 1831, 4 3 1818 से 1831, 4 1817 से 1825। तो रामोसी विद्रोह 1825 से 1829 में हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। 1820 से 1821 में हो विद्रोह हुआ था और 1818 से 1831 में भील विद्रोह हुआ था। 1817 से 1825 में पाइका विद्रोह हुआ था। टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, कोल विद्रोह। ये है कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कब से कब तक था? 1 1826 से 1871, 2 1831 से 1832, 3 1838 से 1860, 4 1920 से 1922। तो कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। 1826 से 1871 में वहाबी आंदोलन था। 1838 से 1860 में फरैजी आंदोलन था। 1920 से 1922 तक मोपला विद्रोह था। तो दोस्तों आज के टेस्ट में 25 प्रश्न समाप्त हुए और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा और पुराने क्वेश्चन के रिवीजन के आप लोग पूरा टेस्ट एग्ज़ाम के पैटर्न को पकड़ पाएंगे। और आज के टेस्ट सीरीज को यहीं पे विराम देते हैं। और टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इसी टाइम पे कल नई वीडियो और नए जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।